पूरी दुनिया में जिस तरह से महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है, कहीं ना कहीं माँ जननी के रूप में जानी जाती है, और महिलाएं आज जिस तरह से पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं महिला वर्ग अपने नाम को रोशन करती आ रही हैं शुरुआती दौर से। और आज जिस तरह से महिलाओं ने एक अलग मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग दुनिया बनाई है, हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। आज हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो एक महिला व्यापार मंडल का संचालन कर रही हैं। राजधानी के आलमबाग महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष पूजा खत्री, जो कि एक समाज सेविका है और महिलाओं की समस्याओं के लिए उनकी समस्याओं की काउंसलिंग करती हैं। एसएसपी आवाज़ पे महिला काउंसलर भी हैं। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूजा खत्री जी का जो सफ़र रहा, कहीं ना कहीं जो समस्याओं का सामना उन्होंने किया, महिला व्यापार मंडल का गठन को लेकर भी कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सभी दिक्कतों समस्याओं के बाद वो उभर के सामने आए और आज सामाजिक क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और महिलाओं की समस्याओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूजा जी, आखिर बताएं कि किस तरह का सफ़र रहा और सामाजिक क्षेत्र में किस तरह की भूमिका रही, और आज जब महिलाओं के लिए काम कर रही तो कैसा महसूस करती हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हंगामा टाइम से विक्रम जी को, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बात रखने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही में सभी सुनने वालों को, देखने वालों का मैं पूजा खत्री लखनऊ से सादर नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आपने कहा अपनी बात में कि आलमबाग महिला व्यापार मंडल के तहत मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ जी। तो देखा जाए, समाज में एक महिला होकर अपनी बात को रखना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुरुषवादी समाज माना गया है जी। कहने को तो हम लोग स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने के बावजूद कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। इस प्रतिस्पर्धात्मक समाज में अपनी बात को रखना उतना आसान नहीं होता। कहने को समाज का संचालन, मतलब सृष्टि की सबसे सुंदर बनाई हुई जो कृति है भगवान की, वो बदलते दौर में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। हमने, चूँकि पहले होता था जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े परिवार होते थे, और उस समय में घर के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो परवरिश पे उतना फोकस नहीं किया जाता था। होता था कि जॉइंट फैमिली में बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर जैसे जैसे हमारा समाज का हिसाब किताब चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में अमूमन 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे मैक्सिमम, तो वहाँ पे आज की जो जनरेशन है वो और जागरूक हुई है, पढ़ाई को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत जागरूक हुई है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ा है, बच्चों के प्रति हमारे रुझान बढ़े हैं, वैसे वैसे हमारी समाज में उपलब्धता बढ़ी हैं। जैसे कि अभी क्या है कि हर चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, क्योंकि एक छोटे से बॉक्स ने हमें दुनिया के एक बहुत बड़े नेटवर्क से जोड़ दिया है। इंटरनेट ने एक वैसी सुविधा प्रदान कर दी है कि एक क्लिक, एक बटन दबाते सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक जागरूकता बढ़ी है, और ये जागरूकता हर क्षेत्र में बढ़ी है। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए भी बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे बने हैं जिसमें महिलाएं अपनी बात रख पा रही हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा खत्री जी से, जहाँ आपको बता दें कि महिला काउंसलर भी हैं, वो महिलाओं की समस्या लगातार सुनती आ रही है। लेकिन आज के समय में जिस तरह से महिलाओं की जो समस्या महिला हिंसा की सामने आती थी, कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। उनसे भी जानते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर आई, और उन महिलाओं के लिए क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये कि बताएं कि जो महिला काउंसलिंग करती रही तो कई तरह की समस्याएं, तो आखिर इस तरह के कितने मामले सामने जिसमें महिलाएं गलत साबित हुई? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूँगी। हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा जी। एक्चुअली में देखा जाए तो घरेलू हिंसा कहाँ किसको जाएगा। अब परिवार बनाने के मकसद से जो एक विवाह का एक जो नियम बनाया गया हमारा समाज का, विवाह जब होता है तो 2 अलग अलग परिवार मिलते हैं, 2 अलग अलग लोग मिलते हैं, जिसको हम पति पत्नी का संबंध बोलते हैं। पति पत्नी का संबंध जब मिलता है तो एक लड़की एक अपने बैकग्राउंड से आती है और लड़का अपने बैकग्राउंड से आता है, तो दोनों की परवरिश में कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। कुछ समय लगता है उसको सामंजस्य बैठाने में, कहीं पे लड़की को झुकना पड़ेगा, कहीं पे लड़के को झुकना पड़ेगा, मेरा सोचना ऐसा है। पर आज की जो भागती दौड़ है ना, उसमें देखा क्या जा रहा है कि जब लड़की ब्याह कर आती है तो उसका सोचना क्या होता है कि जो मेरा पति या दूसरे घर का जो लड़का है वो सिर्फ मेरा हो जाए। समस्या यहाँ पे आती है, ज़्यादातर जो देखा जाता है समस्या यहाँ आती है
कि लड़की चाहती है कि वो सिर्फ मेरा पति बन जाए, जो बेटे की जिम्मेदारियां वहाँ से हट जाए। जब परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए लड़का कहीं ना कहीं पत्नी पे अधिकार देता है कि मेरे माँ बाप को सही से देखो, इज्जत दो, मान सम्मान दो परिवार को, तो वहाँ पे क्या रहता है कि मेरे पे डंडा कर दिया गया, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, वहाँ पे लड़की क्या कहती है कि मेरे पे घरेलू हिंसा लग रही है, मेरा पति मुझे ये बोलता है, मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला। अगर माँ घर में बोल रही है तो वो सही है, लेकिन सास बोल रही है तो वो गलत है। अगर सास अपने घर के माहौल में लड़की को ढालना चाह रही है, वो कुछ चीज़ें बताती है, तो बजाय बेटी के वो बहू का रुतबाता है। तो यहाँ पे तो ताली दोनों हाथ की है, क्योंकि दो परिवार जुड़े हैं, दो लोग जुड़े हैं, तो दोनों का जो माहौल और जो परवरिश है उनका तालमेल थोड़ा अलग है, हमें वो तालमेल बैठाना होता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होता है, घरेलू हिंसा लोग नहीं समझते कि घरेलू हिंसा किसको कहा जाता है। जब दो लोगों के बीच में हालात ऐसे डेवलप हो जाएं कि कहीं निभाने की कोई गुंजाइश ना रह जाए, उस हालात में परिवार को बैठ के काउंसिल करना चाहिए, दोनों परिवारों को मिलके जो समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। इसी रोल को निभाने के लिए हम जैसे फैमिली काउंसलर मार्केट में या समाज में आ जाते हैं जी, जहाँ पे दोनों परिवार एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं किसी की मध्यस्थता के बिना। हम लोगों की मध्यस्थता यही होती है कि दोनों लोग बैठें, दोनों परिवार के लोग बैठें, आपस में तालमेल बैठाएं, जो जिस तरह की कंडीशंस पे वो लोग आपस में सहमति से रह सकते हैं वहाँ तक परिवारों को बांध लिया जाए, वहाँ तक जोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, जब तक ये मोनोपोली लड़कियों में बदलाव नहीं आएगा, जब तक ये चीज़ें नहीं, और फिर उसके बाद क्या होता है, लड़की के परिवार का रोल ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा सुबह से शाम तक की जो मोबाइल में होने वाली बातचीत, एक घर की बातों को ससुराल की मायके तक पहुंचाना, तो वो उसमें आग में घी डालने वाली बातें होती हैं। एक फैमिली काउंसलर होने के नाते जो मैंने चीज़ें देखी वो मैं सामने रख रही हूँ कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं, लड़कियों को समझाया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह से क्या है कि नया पौधा है, नए परिवार में गया है, कहीं सास समझाएगी, कहीं माँ समझाएगी, ये बहुत अहम भूमिका रहती है दोनों को समझाने के लिए। लेकिन होता क्या, आग में घी लगाने वाले आसपास सगे संबंधी परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, और बहुत से परिवार बच सकते हैं अगर उन लोगों के बीच में सामंजस्य, तालमेल और आपसी सहयोग, और कहना चाहिए कि कुछ परिवार के बड़े बुजुर्गों की जो दरकार होनी चाहिए बच्चों को समझाने की, वो सही नज़रिए से तो किया जा सकता है। छोटे छोटे मुद्दे कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, फैमिली काउंसलर में पहुंच जाते हैं, काउंसलिंग सेल में देखते हैं, बहुत छोटे से मुद्दे होते हैं जहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है कि डाइवोर्स तक पहुंचना है। कुछ निपट जाते हैं, समझदारी वाली बात होती है, कुछ नहीं निपट पाते हैं, खींचतान हो जाती है, फिर वहाँ झूठे आरोपों का लांछन शुरू हो जाता है, जिसमें घरेलू हिंसा से लेकर दहेज प्रताड़ना को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को लेकर। तो जैसे कि पूजा जी ने बताया कि आखिर किस तरह से महिलाओं का जो कानून है या महिलाओं की जो समस्या है उसमें किस तरह से महिलाओं को भ्रमित किया जाता है, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल महिलाएं कर सकती हैं। अब जैसा कि आपको बता दें कि पूजा जी लिखती भी हैं, लेखिका भी है, कुछ लिखा महिलाओं पर आपने? देखिए, मैं समाज सेवा में और फैमिली काउंसलर की पोस्ट से लगभग 2009 से जुड़ी हुई हूँ, और तब से ही समाज के विभिन्न पहलुओं को देखते देखते एक जज्बा सा था कलमबद्ध करने का, जो कि कॉलेज के समय में एक शौक़ था और धीरे धीरे रुझान में आता गया। और मतलब आज के डेट में एक किताब मेरी प्रकाशन में है, तो मैंने स्त्री विमर्श पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, जहाँ पे मैंने स्त्री के कई पहलुओं को, जैसे हम नव दुर्गा के 9 रूपों की बात करते हैं, तो स्त्री के अंदर तो पूरा सृष्टि का संचालन जो कर रही है, अपने गर्भ से जो सृष्टि को चला रही है, वो स्त्री कहीं से कमज़ोर नहीं है। तो वहाँ पे मैंने उस पक्ष को देख के कुछ अपनी पंक्तियाँ लिखी कि मूक हूँ, शांत नहीं, खामोश हूँ पर खामोशी नहीं, मैं औरत हूँ, मैं परिवार को चला रही हूँ, मैं समाज को चला रही हूँ, मैं सृष्टि को चला रही हूँ, मेरे अंदर जो मैं चला रही हूँ मैं शांत स्वभाव से चला रही हूँ, मेरा ऊपर का रवैया शांत है, पर अपने आप में मैं बहुत ऊर्जावान हूँ। अगर जिस दिन मैं वेग तोड़ूंगी तो समुद्र की लहरों को मात कर दूंगी, और जब तक मैं नदी की तरह बह रही हूँ तो मैं बहुत शांत हूँ। तो ये मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, मूक हूँ, शांत नहीं, खामोश हूँ पर खामोशी नहीं। उसी की तर्ज पे मैंने औरत का दूसरा पहलू लिखा कि क्या मैं हूँ। जब एक स्त्री शादी करके दूसरे परिवार में आती है तो कहीं ना कहीं उस परिवार की भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि गोद में बच्चे को लेकर अपना कर लेना। जैसे बच्चा नवजीवन में आता है, पैदा होता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले आते ही उसको फटाक से नए तौलिया में लेके उसको ऐसे सीने से लगा लिया जाता है कि ये मेरे घर का अंश है, मेरा वंशज है। तो उसी तरह से वो लड़की की भी परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि मैं नए परिवार में आ गई हूँ और मैं बहू नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। तो वो जो एस्पेक्ट है वो भी होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने स्त्री का एक पक्ष लिखा कि क्या मैं हूँ,
हाँ मैं हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ मैं हूँ, क्या मैं हूँ? हाँ मैं हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? मांग में संजोए मर्यादा की सीमा, क्या मैं हूँ? हाँ मैं हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ हूँ। मृत अभिलाषाएं और मुँह कधर, क्या मैं हूँ? हाँ मैं हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? तो वहाँ पे क्या है कि मुझे जो मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, क्या वो मुझे मिल रहा है? मेरे एक स्वयं का अस्तित्व है। मैं एक परिवार को छोड़ के आई हूँ, दूसरे परिवार को बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं समाज को जोड़ रही हूँ, पर वहाँ पे मैं क्या हूँ? मेरा अपना स्वयं का अस्तित्व क्या है? क्या मैं हूँ? तो ये कई पहलुओं पर मैंने बात की। उसके बाद हम समाज में उसकी बात करते हैं। तो एक स्त्री होने के नाते हम पुरुष पे क्या करते हैं कि जब जब रची तुमने साजिशें मुझे अस्तित्वहीन करने की। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। पर जब बात प्रतिस्पर्धा की आती है तो क्या होता है कि पुरुष समाज में महिला समाज को दोयम बना दिया जाता है। आप दोयम कर दिया गया तो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। अब उस अस्तित्व को बचाने के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि जब जब रची तुमने साजिशें मुझे अस्तित्वहीन करने की, मैं झुकी, मैं हारी, मैं दबी जिम्मेदारियों के बोझ से, क्योंकि मैं जीवन बेलती आज जन्मे बीज का पोषण, क्योंकि तुम्हारी जो सृष्टि चल रही है वो मेरे वंश, मेरे अंश से चल रही है, जो मेरे गर्भ में पल रहा है। तो कैसे हुआ कि मैंने ही तुम्हारी समाज को रचा है। मैं माँ बनी, मैं बीबी बनी, मैं बहू बनी, तो क्या किया? मैंने तुम्हारे परिवार को चलाया। और मैं दबी कहाँ हूँ? जहाँ पे मुझे जिम्मेदारियाँ मिली हैं। लेकिन मैं जीवन बिल किसकी थी? उस आजन्मे बिल की, क्योंकि मैं थी असीमित शक्तियों के वंशज। मुझे तो सृष्टि ने खुद रचा है, मुझे उसको माँ बना के सृष्टि की सबसे सुंदर कायनात बना दिया। उसकी कृति में माँ के अलावा कोई वर्ड नहीं लिखा गया कि सबसे सुंदर जो सृष्टि की कृति है वो माँ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं तो थी असीमित शक्तियों की वंशज, जिसे स्वयं विधाता ने रचा था सृष्टि की रचना के लिए। इससे बड़ी कल्पना और क्या हो सकती है कि भगवान के बाद माँ को दर्जा दे दिया गया, जो कि एक स्त्री है। फिर कहा, अगर स्वीकार की मैंने तुम्हारी पराधीनता तो सिर्फ तुम्हें संपूर्ण करने के लिए। तुम सोचना, ऐ पुरुष समाज, तुम सोचना कि स्त्री तुम्हारे जीवन में क्या मतलब अहमता रखती है, तुम्हारे जीवन में उसका क्या मोल है, इस बात को सोचना। ऐ पुरुष समाज, एज ए स्त्री मैं इस बात को सामने रखती हूँ कि मेरा जो मोल है तुम्हारे जीवन में क्या है, इस बात को तुम समझना। तो बड़ी खूबसूरत लेखनी थी जिस तरह से उन्होंने एक बताया पुरुष समाज को कि आखिर महिलाओं की भूमिका क्या रही। महिला जननी, माँ जननी, जिस तरह से सृष्टि की अनमोल जो रचना है वो महिला है, वो माँ है, और माँ के बाद ही दूसरी चीज़ आती है। जिस तरह से एक महिला दो परिवारों की जिम्मेदारी को उठाती है, दो परिवारों को चलाती है, लेकिन पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं एक परिवार को भी चलाने में काफ़ी दिक्कतें उनको उठानी पड़ती है। मुझे जाकर बताया कि आने वाला पर्व है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? होली का अवसर है, कोविड का काल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष हमारा विभिन्न संस्कृतियों का एक समन्वय है जी। हर तरह के धर्म है, हर तरह की संस्कृति है, हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और खुशी का पर्व है। होली दिवाली तो हमारा मेन पर्व है। तो मैं चाहूँगी कोरोना काल में सब लोग सतर्क रहें, क्योंकि रंगों से तो भीगना है लेकिन दूरी बना के भीगना है। डिजिटल होली खेलें, दूरी बनाए रखें, मुंह मीठा करें, इस तरह से होली का पर्व मनाएं। जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ मेलजोल रखा जाए, पर सावधानी और सतर्कता के साथ। इसके साथ मैं जी आप सबको हैप्पी होली बोलती हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आपको, दिलों से दिल मिलाकर ये सब होली मना लेना। दिलों से दिल मिलाकर ये सब होली मना लेना, कि भुलाकर द्वेष आपस का सबको गले लगा लेना। करो बरसात रंगों की, फागुन का महीना है। करो बरसात रंगों की, फागुन का महीना है। मिटाकर रंजो गम सारे, हंसी महफिल सजा लेना। ये होली का त्यौहार है, सब मिलजुल के मना लेना। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ पूजा खत्री, जिन्होंने बताया कि रंगों का जो त्यौहार है वो किस तरह से गले मिलकर मना लें और कोविड का ख्याल रखें। वह उन्होंने बताया कि किस तरह का सफ़र रहा, महिलाओं की जो बड़ी समस्या रही जिसके लिए उन्होंने काम किया, और कहीं ना कहीं जो महिला व्यापार मंडल को भी चला रही है राजधानी में, कहीं ना कहीं महिलाओं का एक अलग अनोखा व्यापार मंडल देखने को मिला है। जिस तरह की व्यापारियों की जो समस्या थी उसके लिए भी पूजा खत्री काम कर रही हैं, जहाँ पर आज हमने उनसे बात की और बताया कि उनका संघर्ष किस तरह का रहा और महिलाओं के लिए उनकी क्या सोच है। अगर आपको भी इस इंटरव्यू ने प्रभावित किया हो तो ज़रूर सोचें कि महिलाओं की हमारी ज़िंदगी में क्या भूमिका है, और वो महिलाएं भी ज़रूर सोचें जो कहीं ना कहीं गलत फैसले लेती हैं। शऊर के साथ मैं